नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना पिछले लेक्चर का ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपनी रूल के बारे में देखा था। आज हम लोग ना क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कंपनी रूल अब खत्म हो गया? तो हाँ, कंपनी रूल का जितना कराना था हम लोग करा दिए हैं। इफ टाइम विल परमिट देन हम उसका ना मतलब एज इट इज आपको जो आंसर लिखना है वो हम एक दिन करा देंगे कि आप उस वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्ट क्या लिखना है वही हम आपको बता देंगे। कल तो ओवरव्यू दिए थे। आज हम लोग क्राउन रूल जो तीनों का तीनों क्वेश्चन पूछा गया है ना 68, 69 एंड 70 बीपीएससी में, मतलब रोज मतलब हर बीपीएससी में एक बार ये एक नए क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। तो ये क्राउन रूल जो है अपना 1858 से 1947 तक, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। इसको देखने से पहले देखिए इस पूरे लेक्चर को ना आज मतलब उस तरह से आप एक कहानी की तरह लीजिए इसको। आप सोचेंगे कि ये अलग है, कंपनी रूल अलग है, क्राउन रूल अलग है, तो इस तरह से ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट याद नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं कि याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको बड़ा डिफिकल्टी होगा। लेकिन अगर आप एक स्टोरी को लेकर चलेंगे ना तो आपको डिफिकल्टी कम होगा, ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा सा है ना 2 मिनट का आप टाइम दीजिए, हम आपको ये कंपनी रूल रिवाइज कर देते हैं और फिर एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग क्राउन रूल का। तो कंपनी रूल में हम लोग देखे थे कि जैसे स्टडी वी हैव स्टार्टेड कि हम लोग 70-73 से ही किए थे। 70-73 से, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किए थे कि ये जो अपना था ये अपना मुंबई हो गया था और ये मद्रास था। तो इसका लेजिस्लेटिव पावर है ना हम लोग बंगाल को देना शुरू कर दिए थे। ये यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ये एक बात हम लोग कहे थे। दूसरी बात कहते कि ये रेगुलेट करने की बात और कंट्रोल करने की बात क्यों आई थी? क्योंकि ये लोग मतलब यहाँ का एम्प्लॉय तो बहुत अमीर होते जा रहा था, लेकिन कंपनी जो है वो गरीब होते जा रहा था। तो वहाँ पर हम लोग बोले कि अब हम इसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट करेंगे हर 2 साल में, सॉरी हर 20 साल में ये हम देखेंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे कि वेदर हम लोग को इसके ट्रेड को आगे कंटिन्यू करने देना है, कंपनी के ट्रेड के नहीं करने देना है। तो हर 20 साल में हम लोग ऐसा करके देखेंगे ये सब। इसमें भी हम देखेंगे थे कि वो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, जिसमें आप देखे थे कि वॉरेन हेस्टिंग जो है कि वो आपका पहला ये बने थे। तो इस तरह का चीजें हम लोग ये देखे थे इसमें। फिर आप यहाँ से करने के बाद आपको अगर याद हो तो आप ये भी देखे होंगे कि इसको हम लोग बोले थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या? हाँ, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हम आपको बोले थे कि यहाँ पर जो थे सुप्रीम कोर्ट थे जब के, तो वो बोल रहे थे कि हमारा चलेगा, और दूसरा यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, क्या हाँ, जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो बोला था कि हमारा चलेगा। तो ये आप देखेंगे कि ये जुडिशियरी, क्या हाँ, ये जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव का फाइट हो गया था। तो इसी को सेटल किया गया था। तो आज के दिन में ये देखिए, तो ये कुछ नहीं है तो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर आज का आर्टिकल आपको याद है, तो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 में जो सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं तो वही काइंड ऑफ ऐसा हम लोग कब किए थे? तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में हुआ था उसमें किए थे। इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते गए तो फिर देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट, अगर आपको याद हो तो ये देखिए, तो हम लोग पिट्स द जूनियर की बात किए थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात किए थे। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, कब आया था? तो ये आया था अपना 1784 में करके आया था। तो इसमें हम लोग क्या किए थे? इसमें हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात किए थे। तो हम लोग ये देखे थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होगा, तो ये हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजेगा, और जो कि हमारा क्या पूमा से करके याद किए थे अगर आपको याद हो तो, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पूरा का पूरा डिसीजन कौन लेगा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? तो वो सिर्फ कॉमर्शियल डिसीजन लेगा। तो इतना बात सब हम लोग वहां पर किए थे। तो ये और ये भी बोले थे कि देखिए डबल टी से नहीं याद लिखने का ट्रिक बताए थे। डबल टी है मतलब डबल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये डबल गवर्नमेंट था, और ये पी से याद की आपको करवाया था कि पी से। अब देखिए, सी इफ यू गाइस हैवंट वॉच द लास्ट लेक्चर ना, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। तो इसीलिए मतलब इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जाकर फिर उस वीडियो को, अगर आप नहीं देखे तो इसके बाद देख लीजिएगा, फिर आगे पीछे करके अपना समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो हम लोग ये देखे थे किस तरह से ये ब्रिटिश पोजीशन पहली बार इसको हम लोग कंसीडर किए थे। तो ये हम लोग कब किए थे? तो ये 84 में किए थे। तो इसके बाद हम लोग आगे देखे थे कि किस तरह से हम लोग का ये 70-93 वाला बात था। तो 70-93 में हम लोग देखे थे किस तरह से गवर्नर जनरल का पावर जो है किसी और बढ़ जाता है। फिर मतलब उन लोग का जो एक्सपेंसेज जो उन लोग का है, तो वो क्या है कि अब इंडिया बियर करेगी, वो इंडियन रेवेन्यू पर ही आता है। फिर अब देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट वालों को क्या बोला गया कि आप यहाँ से क्या टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये सब बात यहाँ पर हुआ। फिर जो उसका ट्रेड का ये है तो उसको बढ़ा दिया गया, जो ट्रेड मोनोपोली है तो उसको बढ़ा दिया गया। तो ये सब बात जो है कि हम लोग वहाँ पर देख चुके थे। उसके बाद हम लोग का क्या था, 1813 वाला आया था। तो 1813 वाला में आप देखेंगे क्या हुआ था कि उसमें बस वही 1 लाख रुपया मिला था एजुकेशन के लिए। तो हम लोग वो वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू कर दिए थे। तो ये एक बात हुआ था। दूसरा बात ये हुआ था कि मिशनरीज को छोड़ दिया गया था कि हाँ, अब आप जाकर अपना आइडिया प्रोपोगेट कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन को इनलाइटन कर सकते हैं। ये 1813 में। तो ये दोनों बात आपको याद ही होगा कि 1 लाख फॉर एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा था कि ये मिशनरी वाला बात था, तो ये वाला बात हो गया था, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि किस तरह से उसका जो मतलब कि ये चार्टर है मतलब क्या, एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तो ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, चाइना और टी को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग ने यहाँ पर देखे थे। ये 1813 में हुआ था। फिर उसके बाद 1813 के बाद देखे थे 1833 में। तो 1833 में आप लोगों ने ये देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन जो है ना, सेंट्रलाइजेशन अपना कंप्लीट हो गया था।
ये सेंट्रलाइजेशन कंप्लीटेड हो गया था। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया था मतलब ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ये बॉम्बे का और मद्रास का सबका पूरा का पूरा कहाँ चला गया था, तब बंगाल में चला गया था। तो ये लोग का लेजिस्लेटिव पावर क्या हो गया था, तो जीरो हो गया था। इसका भी लेजिस्लेटिव पावर क्या हो गया था, जीरो हो गया। और इसका लेजिस्लेटिव पावर क्या हो गया, मैक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लेजिस्लेटिव पावर इसका मैक्सिमम हो गया, पूरा सेंट्रलाइज हो गया, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग पूरी तरह से गुलाम बन गए थे अंग्रेज का। ठीक है ना, तो वो चीज़ हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। फिर यहाँ पर बोला गया कि पहले तो रेगुलेशन हुआ करता था। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई हम ये बोल रहे हैं कि ये रेगुलेशन जो है कि पहले जो भी हम लोग लॉज बनाते थे, अच्छा रहने वाला नहीं, कानून वाला, ये देखिए जो भी लॉज बनता था तो वो भी जो बनता था तो पहले हम लोग इसको रेगुलेशन बोलते थे, क्योंकि उसमें ये लेजिस्लेटिव पावर का बैकिंग नहीं था। लेकिन उसका जब लेजिस्लेटिव पावर का बैकिंग मिलना शुरू हुआ 1833 में, तो हम लोग देखिए इसको बोलने लगे, एक्ट बोलने लगे। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। और तो फिर वहाँ पर देखे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो और ज़्यादा हीरो बन गया और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और इसमें राजा राम मोहन राय के दोस्त जो थे विलियम बेंटिक जो थे वो पहला हीरो बन गए कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो पहला विलियम बेंटिक बन गए। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी बात किया था कि अगर हम लोग यहाँ पर बोले थे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, तो जो अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा अपोज किए थे कि नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तब जाके उसके बारे में हमको आगे पता चला था। तो आगे हमको पता चला 1853 वाला उसमें कि भाई ये तो बहुत बड़ा झोल है। कि 1853 में हम लोग को पता चला, जब हम लोग ओपन एग्जाम की बात किए, कि अब से पहले तो क्या था, तो अब से पहले क्या था कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे तो वही यहाँ पर क्या करते थे, रिकमेंड करते थे। तो रिकमेंड कहाँ करते थे, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो कौन सा कॉलेज में, तो ये हेलीबरी कॉलेज था। ये हेलीबरी कॉलेज था, यहाँ पर एडमिशन लेते थे बच्चे। और यहाँ से जो ग्रेजुएट होते थे वही जाके ये क्या करते थे, आपका ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस बन जाते थे। कि कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट जो कि हायर जो सिविल सर्विस की बात करते हैं। अभी आप जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी और मतलब अपना स्टेट पीसीएस वाला जो होता है, तो वो वाला सिविल सर्विस इससे बनते थे। तो वो चीज़ें जो है कि हम लोग को देखने को मिला था। ये सब चीज़ खत्म हो गया था कब, तो ये 1853 में। 1853 में एक और बात ये हो गया था कि यहाँ पर चार्टर को एक्सपेंड कर दिया गया था इनडिफिनिट टाइम के लिए। मतलब कहने के लिए तो ये आदि अनादि काल तक भी चलेगा, कहने के लिए कि कल भी खत्म कर देंगे, टुमारो। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, अब कौन जानता था क्यों ऐसा चार्टर एक्ट को क्यों इंडिफिनिट, क्योंकि देखिए ये सबका पूरा जो है किसे पावर जो है पूरा छीन लिया गया था। आप देखेंगे कि इन लोग के पास सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी बच गया था। ये कमर्शियल एक्टिविटी ही ये लोग सिर्फ करता था और पूरा का पूरा जो है कि पावर यहाँ पर ले लिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो इन लोग के पास कुछ करने को रह नहीं गया था। तो इसीलिए बोला कि अब तो कुछ करने को है नहीं, तो भाई तुम करो जितना कुछ करना है, पूरा अपना ऐसा मतलब रहो, करते रहो इंडेफिनिट काल तक। लेकिन क्या हुआ कि 4 साल बाद ही, हाँ 4 साल बाद ही क्या हुआ कि 1857 का क्रांति हो गया। और ये देखिए कि जो भी ब्रिटिश मतलब आप EIC के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया बेचारा के पास। ठीक है, तो ये जो क्रांति जो हुआ 1857 वाला, इसका कारण तो आपको पता ही होगा, बंदूक से लेके और जो मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह जो था वो सब के कारण हुआ। तो कारण में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अभी क्या जानेंगे कि आखिर इसके बाद हुआ क्या। उसके बाद जो है ना अपना दूसरा जो फिल्म चालू होता है तो उसका हीरो बन जाता है ये क्राउन रूल। ठीक है ना, तो अब कंपनी नहीं जाकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो है वो इसका हीरो बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर क्या हुआ, मतलब जनता के लिए क्या हुआ। जैसे अपना जो ये कंपनी रूल खत्म हुआ, आप देखेंगे ना यहाँ पर ये 1858 ये पूछा गया ना क्वेश्चन, कब पूछा गया था, 68 बीपीएससी में। 68 बीपीएससी में आपसे ये पूछा गया क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में कुछ बात लिखिए। तो क्या क्या बात लिखेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहला तो आप बात ये लिखेंगे कि हर मैजेस्टी गवर्नमेंट आ गया क्या, हाँ ये क्या हो गया कि हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट आ गया। तो हर मैजेस्टी गवर्नमेंट आ गया, ये एक क्या प्रोक्लेमेशन। तो ये एक रॉयल प्रोक्लेमेशन मिला 1858 में नवंबर में। और क्या हो गया कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो जो है कि हमारा क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई। ठीक है, ऑफ इंडिया हो गई। ये बात तो हो गया था, एक बात तो ये हो गया था। इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, मतलब जनता को ये हो जाने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा हुआ, आगे देखते हैं हुआ कि नहीं। तो ये पहला बात हुआ। तो दूसरा बात क्या हुआ कि ये
EIC को ऐसा ब्रिटिश जो ये बोली कि भाई मेरे आ जाने से क्या चेंजेस होगा वो देखिए, तो EIC खत्म हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। और उसके अब देखिए, अब जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल थे, वो अब क्या हो गए, वायसराय हो गए। तो जब हमको ये बोली, जो क्वीन विक्टोरिया बोली कि अब वायसराय जो है वो डायरेक्ट हमको रिप्रेजेंट करेगा, फिर हमारा क्वेश्चन वही, माय क्वेश्चन रिमेन सेम कि हम लोगों को क्या फायदा हुआ। आपका जो वायसराय आ गया, गवर्नर जो, तो यही तो आप देखिए, ये लॉर्ड कनिंग यही थे गवर्नर जनरल, और यही हो गया वायसराय। तो हमको क्या फायदा हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि, और आगे चलिए, आप बहुत खाली फायदा फायदा कर रहे हैं, अभी ध्यान से एक बार सुन लीजिए तब आपको फायदा महसूस हो जाएगा, ठीक है। हुआ कि नहीं से वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। नो फायदा एनी मोर, ओके। आप देखिए ध्यान से, तो ये जो वायसराय जो अपना बन गया कि गवर्नर जनरल के जगह पर, और ये डायरेक्ट क्राउन को रिप्रेजेंट करने लगा, इसमें आप देखिए कि जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी देखे थे क्या, हाँ आपको अगर याद हो तो हम याद करा दे रहे हैं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल हम जब पढ़ाए थे ना, तो ये 73 वाला में हम बताए थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसका कितना 4 मेंबर हुआ करता था, याद है आपको, 4 मेंबर हुआ करता था। और ये क्या था, एग्जीक्यूटिव बॉडी था, एग्जीक्यूटिव बॉडी था। उसी के जगह पर अब ये फिर खत्म हो गया, और अपना क्या आ गया देखिए, तो वायसराय आ गया। तो वायसराय को मतलब ऐसा करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। ये क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था ना, तो ये एक क्या था, कैबिनेट मिनिस्टर था। क्या था, कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो आप ये देखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। ये भी क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया। और ये क्या हुआ फिर आप देखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जो ये इंडिया बना, उसके बाद आप देखिएगा कि इसके अंदर जो था ना, इसके अंदर था क्या, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ठीक है ना। अब ये जब बना ना, तो आप देखेंगे कि इसका जो है ना 15 मेंबर था। कितना मेंबर, 15 मेंबर था। ये 15 मेंबर था। ये इसको हेल्प करता था। जैसे यहाँ पर जो आप देखे थे कि कैसे था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल 4 मेंबर था, वो जो आपके गवर्नर जनरल को हेल्प करते थे। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बना 15 मेंबर का, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसको ये हेल्प करते थे। और ये कैबिनेट मिनिस्टर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब कहने का ये सब क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए सब कुछ समझ में आएगा, एक बार ज़रा ध्यान से आप सुन लीजिए हमको। ये देखिए, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मतलब कि 1858 जो आया, तो उसमें जो हम लोग ना, ये हर मैजेस्टी गवर्नमेंट क्वीन विक्टोरिया को जो बना के ये जो हमारा इम्प्रेस बन गई, तो ये एक चीज़ बोली कि हम ना आपको ना एक गुड गवर्नेंस देंगे। क्या, तो अब से पहले क्या जो EIC था, तो ये बैड गवर्नेंस दे रहा था। अब वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अब हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे। ये गुड गवर्नेंस देंगे, ये क्या बच्चों वाली बात है? बच्चों वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनिए क्या है गुड गवर्नेंस। अब देखिए, जब आप बोलते हैं ना गुड गवर्नेंस, क्या, हाँ गुड गवर्नेंस, आप ये लिख दीजिएगा कि गुड गवर्नेंस की बात की गई थी कब, ये 1858 जब भी पूछेगा तो आप लिखिएगा गुड गवर्नेंस की बात। तो गुड गवर्नेंस कैसे होगा, गुड गवर्नेंस होगा जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होगा। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कैसे होगा, तो देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कैसे होगा, जब इंसरेबल गवर्नेंस होगा। तो ये गुड गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल, इंसरेबल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ। ये जो इंडिया है, तो इंडिया में कहीं भी कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये लेगा, कौन लेगा, वायसराय लेगा। कहीं भी कुछ होगा तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाएगा, वायसराय को जाएगा। अब वायसराय को जाएगा, मतलब इसको आपको जवाब देना होगा वायसराय को कि आप क्यों ऐसा किया, और वायसराय को जवाब देना पड़ेगा किसको, तो ये जवाब देगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। क्या, हाँ ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये जवाब देगा। कौन, तो इंडिया का जो ये वायसराय है वो जवाब देगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये किसको जवाब देगा, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर को जवाब दे, मतलब हाँ ये कैबिनेट मिनिस्टर ही होगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देगा। ठीक है, तो इस तरह से सबका जवाबदेही जो है ना वो तय किया गया।
तब जाके बताई, ये जो मतलब ब्रिटिश क्राउन बताया कि भाई आज तक तुम लोगों को कभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिला था, कभी एंसरेबल गवर्नमेंट मिला था? आप कभी शाहजहाँ से पूछ सकते थे कि भाई कि ये ताजमहल काहे बनवा रहे हो? आप किसी भी सुल्तान और किसी भी राजा से जितना भी जो भी खर्च करते थे, मतलब अपना चाहे बड़ा बिल्डिंग बनाने में हो, चाहे लड़ाई करने में हो, तो कभी भी ये पूछा गया था कि पैसा कहाँ जैसे हाँ, ये तो आज भी हम नहीं पूछ सकते कि इतना पैसा विदेश घूमने में क्यों खर्च होता है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन बट स्टिल ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कोई जवाब नहीं मिलता है हमको पार्लियामेंट में। नहीं मिलता है तो चेंज कर दीजिए, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उसको देखिए कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है एंसरेबल गवर्नमेंट, और जब रिस्पॉन्सिबल और एंसरेबल गवर्नमेंट होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, गुड गवर्नेंस। अभी गुड गवर्नेंस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस नहीं है, एंसरेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो उसका जिम्मेवारी नहीं है हमको बस ये पढ़ाना है। अरावली को आप लोगों को बचाना है तो आप लोग अपना प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन अरावली बचना चाहिए मेरे दोस्तों। मतलब एनवायरमेंट से जिस तरह से हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस सबसे दूर हम लोग पहले अपना पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा कि किस तरह से हमारा जो ये हमारा क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो बना ना, तो इसमें जो 15, तो इसको ना बॉडी कॉर्पोरेट बोला गया। क्या बोला गया? बॉडी कॉर्पोरेट। इस मार्कर से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा यूज कर लेते हैं। तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट जो यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट जो लाया गया ना, बॉडी कॉर्पोरेट ना, तो इसके पास पावर था, इसके पास फैसिलिटी था, ठीक है ना। ये ये तो क्या है कि ये इसको आप सू कर सकते हैं, या इसको ये भी आपको सूट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट के पास पावर है। मतलब आप देखेंगे ना कि जैसे हम नहीं बताए थे कि आर्टिकल 50 और सेटलमेंट एक्ट, तो उसी तरह से इस वाले बॉडी कॉर्पोरेट को देखेंगे ना, तो ये आर्टिकल 300 की तरह, अभी आपका आर्टिकल जो 300 है उस तरह से होगा कि मतलब आप सरकार पर भी केस कर सकते हैं और वो भी केस कर सकता है, ठीक है ना। तो उस तरह से मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं से, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर ये कर रहा है कि मतलब हाँ, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो ब्रिटिश जो 1858 में जो आया ना, तो ये पूरा अपना कोशिश किया कि जो भी जनता जो है कि नाराज है, और इसको अलग ढंग से, क्योंकि मतलब समझ रहे हैं ना, ये 1857 का क्रांति बोला ना कि मतलब इंचेज अवे वो ब्रिटिश क्राउन को इंडिया से इंचेज अवे किया ना, उन लोग का हालत खराब हो गया, क्योंकि उन लोग को बहुत पैसा आता था इंडिया से। तो इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा मतलब ये रिफॉर्म किया। अगर ये पूछ दे तो ये सब बातें आप लिखेंगे, हर मैजेस्टी वाला EIC खत्म हो गया, वाइसरॉय बन गया, ये सब कनिंग वनिंग वाला बात लिख देंगे। फिर उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। क्या? हाँ, अब आप पहले इसको मिटा देते हैं, पहले इसका थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर बात करते हैं। अब देखिए, जो अपने पास जो था ना, ये जो डुअल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जो बात किए थे, डुअल गवर्नमेंट आपको नहीं याद आ रहा है? जो हम लोग डबल गवर्नमेंट की बात किए थे, डबल गवर्नमेंट आपको नहीं था कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों का पावर है ना, दोनों का पावर मिक्स करके हम लोग किसको दे दिए थे? तो ये पावर आपके चल गया था क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास। किस में? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ये भी बात आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, तो इस पूरे इस कहानी से कुछ फायदा हुआ क्या? देखिए, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इसको कहा गया ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज तो लाया थोड़ा बहुत, लेकिन ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो उसी के उसी तरह रहा, ठीक है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ना ज़्यादा चेंज ना हो पाया, ठीक है, वो उसी तरह से था। तो जो ये सरकार जो बोली, सॉरी गाइस, सरकार जो बोली कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे, हम एंसरेबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे, हम गुड गवर्नेंस लेकर आएंगे, और मतलब इतना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, फिर वहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया, ये सारा कुछ किया गया, लेकिन ज़्यादा चेंज ना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में नहीं आ पाया 1858 से। तो 1858 में पूछे तो आप इतना बात लिख दीजिएगा, ठीक है। ये रॉयल प्रोक्लेमेशन ये होगा। इसको ना ठीक करने के लिए क्या, हाँ, इसको ना ठीक करने के लिए एक चीज़ हुआ क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट। अच्छा, ये इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है? आप ये देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ये पूछा है क्या? अरे मेरे दोस्तों, 2 बार ना इंडियन काउंसिल एक्ट ही पूछा है। 1861 वाला 70वीं BPSC में पूछा है, और 1892 वाला कब पूछा है? तो 69th BPSC में पूछा है। तो 2 बार जो पूछा है ना, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ही पूछा है। तो इसको एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए, फिर कहानी में हम लोग जोड़ते हैं। तो अब कहानी में क्या हुआ है कि ये लोग बात क्या था कि हम इंडियन को लेकर आ रहे हैं क्या, हाँ, हम इंडियन के जो 1861 की बात हुआ ना, तो इसमें ये लोग बात क्या कि अब हम ना इंडियन को लेकर आएंगे। कहाँ पर लेकर आएंगे? तो अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग क्या करेंगे कि इंडियन को लेकर आएंगे। तो जो एक एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया कि हम लोग धीरे धीरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ना इंडियन को लेकर आएंगे। तो आप देखिएगा कि पूरा जो 1700 हम लोग यहाँ पर देखे थे कि 1773 से लेकर
जब हम लोग का पावर छीनना शुरू हुआ था तो 1833 तक पूरा पावर छीन लिया था और ये पूरा सेंट्रलाइज हो गया था। तो अब जब ये 1861 में क्या कर रहा है, ये यहाँ से तो यहाँ है, अब ये क्या कर रहा है 1861 से अब फिर से यहाँ पर कि मतलब पूरा का पूरा पावर फिर से आपको देने की बात हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये पहुँचता कब है, तो ये 1800 ये 1937 में ये जाकर पूरा का पूरा पावर जो है कि फिर से हम लोग को मिल जाता है। तो ये 1861 को ना कहीं ये देखा गया कि ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। समझे बात को, कि मतलब जैसे ये लोग सोचने लगा कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ध्यान से सुनिए, कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम क्या लाएंगे, इंडियंस को लेकर आएंगे। तो ये जब भी ये बात को बोला गया कि हम एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को लेकर आएंगे, तभी ये क्या कहलाया गया, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। वो एक बात स्टार्ट हो गया। तो ये शुरू कौन करेगा, मतलब ये लाएगा इंडियंस को कौन, तो लाने के लिए इंडियंस के वायसराय जो था उस समय के, जैसे कि मतलब लॉर्ड कनिंग है, वो बोले कि हम ना नॉमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, हम नॉमिनेट करेंगे, और हम नॉमिनेट करेंगे तो उन लोग को हम लोग लेकर आएंगे। अच्छा कितना को लेकर आओगे, तो पहले 3 से शुरू किया गया। तो हम लोग ना इस चीज़ को ना एक बार देखते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या क्या हुआ। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया ना, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इसको समझ लीजिए। तो अगर हम इसको बोलें कि यहाँ पर हम लिखे कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, सो देखिएगा। तो हम पहला बात यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, पहला बात हम ये लिखेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो अब ये हुआ कैसे, तो ये बोला क्या, नॉमिनेट, ये नॉमिनेट करेंगे, ठीक है ना, एक्सटेंडेड, क्या, हाँ एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स को, ठीक है। तो एक्सटेंडेड, तो कौन नॉमिनेट करेगा, तो ये वायसराय नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो कितना करेंगे, तो इसमें देखिए नंबर NUMBR नंबर 3 कोई को करेंगे। तो 3 कोई को पहले किया गया, तो एक तो क्या था आपका राजा ऑफ बनारस, ये पहला क्या था आपका राजा ऑफ बनारस था, ठीक है। दूसरा क्या था महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरा था कौन, सर दिनकर। तो आप इस सबको एक बार देख लीजिए कि ये 3 चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग क्या किए थे 1861 में। ये क्या था, फर्स्ट जो वायसराय थे अपना लॉर्ड कनिंग थे, तो वो 3 लोगों को नॉमिनेट किए थे। तो राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे, और उसके बाद सर दिनकर राव थे, ठीक है। अब ये जो अपना मेंबर्स जो था, जो एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव मेंबर, ये क्या था कि ये मतलब इसको ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी कहा गया, ठीक है ना। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे ये लोग, ठीक है ना, ये ऐसा क्यों कर रहे थे, जैसे तो इसमें कारण जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर और ये सब लेकर आए, तो ये बोल रहे हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को डेवलप करना चाहते हैं, क्या, हाँ डेवलप्ड एंड इवॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये डेवलप एंड इवॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये इस तरह से डेवलप करना चाह रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और इंडियंस को धीरे धीरे वहाँ पर लेकर आना चाह रहे थे। तो यही 1861 में पूरा काम किया गया। तो अब इस कहानी को आप याद रखें ना, 3 बात को आप याद रखें। एक तो देखिए कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है, पहला बात। अच्छा तो इसका काम क्या था, अगर आप देखेंगे चौथा में काम क्या था, तो अभी क्या है, तो कुछ नहीं, अभी इसको कुछ नहीं करना था, अभी बस खाली इसको खाना पूर्ति वहाँ बैठेंगे, चाय समोसा बड़ा पाव खाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो ये कहे कि हम ना लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम इवॉल्व और डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे हम इंडियन को लेकर आना चाह रहे हैं, हम अपना डिसेंट्रलाइजेशन शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये मतलब एक रियल चेंज, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज जो बोले ना कि 1858 में जो मिसिंग हुआ वो लेकर आना चाह रहे थे। तो ये इंडियन काउंसिल में ये हुआ, और ये अब इसी कहानी को याद रखिए, और उसको हम 1892 वाला में है ना, तो इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे इसी कहानी को, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे ले चलते हैं कि उसमें अब क्या हुआ, क्या, हाँ कि अब हम लोग देखते हैं कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है और ये सब चीज़ है। तो पहला बात तो आप देखिए
ये हो गया। तो अब आप देखेंगे कि क्या हो गया 1892 वाला में। तो 1892 वाला में पहला बात तो ये देखिएगा कि इन लोग को थोड़ा सा पावर दिया गया। क्या? हाँ, थोड़ा सा पावर ये बात का दिया गया कि आप जो यहाँ पर बैठने आ रहे थे ना, तो उसके लिए तीन लोग बोला कि खाली बैठने के लिए बुलाते हैं, कायला बुलाइएगा मत बुलाइए। बोला नहीं, आइए आइए, आप लोग थोड़ा सा ना बजट पर डिस्कशन भी कर लीजिएगा। तो बोले हाँ, खाली बजट पर डिस्कशन करने के लिए कौन जाएगा उतना दूर। तो बोले नहीं, बजट पर डिस्कशन करने के साथ साथ ना आप लोग है ना कि थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। हाँ, ये बोला कि हाँ, आप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आप देखिएगा कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 जो हुआ ना, तो इसमें थोड़ा सा पावर भी दिया गया। बोला कि यार बहुत मेहरबान हो रहे हो, थोड़ा तुम कुछ डिबेट करने के लिए बजट दे रहे हो, कह रहे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा क्यों? तो ये जो है ना कि 1885 में आप देखिए कि कांग्रेस बन गया था। ठीक है, तो कांग्रेस तो ऐसा खाली प्रेयर पिटिशन करता था। हाँ, आप बात सही कर रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ प्रेयर पिटिशन ही करता रहता था, लेकिन एक जो है ना एक साइकोलॉजिकल दबाव जरूर पड़ा था वो ब्रिटिश पर। ठीक है ना, तो इसीलिए वो है ना कि थोड़ा सा इन लोगों को भी दिया कि हाँ भाई कि थोड़ा सा बजट भी डिस्कस कीजिए, आप लोग एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। एक बात और हुआ कि नंबर भी बढ़ा दिया गया है। क्या? नंबर भी बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? तो वो 16 अराउंड कर दिया गया था। ठीक है, वो मतलब सेंट्रल वाला के हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका। और भी कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, और भी कुछ फ़ायदा हुआ। पहले क्या था कि आप देखे थे ना इसमें क्या बोलते हैं उसको, 61 वाला में आप क्या देखे थे? 61 वाला में आप देखे थे कि उसको ऐसा कर दिया गया था कि हम वायसराय ही नॉमिनेट करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर आपको पता हो तो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी ले लिया गया कि भाई आप बताइए, उन लोगों को हम ले लेंगे। उसके बाद बोला गया और जितना भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उन लोगों से भी बोला गया कि आप लोग बताइए, तो फिर उन लोगों को हम लोग ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3 चीज़ हम आपको बताएं, इसी 3 चीज़ पर आपको चलना है और इसी 3 चीज़ से आपको ना बहुत सारा आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए अब इस चीज़ को, हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ आपको ना, पहले 61 वाला में 61 वाला का हम 3 चीज़ जो बता दिए ना उसी को एक्सपेंड करेंगे अभी। तो 61 वाला का जो हम बता दी थी उसमें एक चीज़ आपका रह गया था कि जो ये जो ऑर्डिनेंस वाला पावर है ना, ऑर्डिनेंस वाला पावर जो 6 मंथ के लिए रहता है। क्या? हाँ, ऑर्डिनेंस जो 6 मंथ के लिए रहता है वो भी शुरू है ना 61 में ऐसा करके कर दिया गया था। वैसे इसको देखिए जो आपका कनिंग जो था इसको तो मतलब कि 1859 में ही कर दिया था, लेकिन वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। क्या? हाँ, वो एक क्या था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ना, तो इसलिए उतना नहीं था। लेकिन अभी जो है ना 61 वाला में क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस लेकर आया और 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस, आज भी वही है ऑर्डिनेंस होता क्या? ऑर्डिनेंस ये होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा हम लोग लॉज बनाते, तो उसको मतलब क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो वही नियम कानून जो बना लेते हैं हम लोग, जो पार्लियामेंट नहीं रहता एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो उसको तो ये ऑर्डिनेंस वाला बात हो गया था। दूसरा आप देखिएगा ना, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, तो ये पोर्टफोलियो, ये देख लीजिए पोर्टफोलियो भी सिस्टम जो है ना तभी वो उसी टाइम आया था। ठीक है ना, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम भी है। तो ये कब आया था? तो ये 1861 में ही आया था और इसके द्वारा ही लेकर आया गया था। किसके द्वारा लेकर आया गया था? तो लॉर्ड कनिंग के द्वारा ही लेकर आया था। तो ये दो बात जो है ना कि और हमको ऐड करना था, ये दो बात हम क्या कर दिए यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं आपका नॉन अदर देन 92 पर आते हैं। ठीक है, तब 92 वाला में आप देखिएगा हम आपको बता ही दिए। पहला बात की देखिए, जो नॉमिनेट होता था, नोमिनेशन, तो जो नॉमिनेशन होता था किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। तो उसको अब खत्म कर दिया गया, ये वायसराय नहीं रहेगा। ये जो नॉमिनेशन होगा तो इसको आप नॉमिनेशन भी नहीं कहिए, तो ये क्या है? तो ये यहाँ पर मतलब रिकमेंडेशन लिया गया। तो किस किस से रिकमेंडेशन लिया गया? तो पहला इसमें आता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से लिया गया। ठीक है ना, और फिर बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी इसमें क्या किया गया? रिकमेंडेशन पर। तो पहले जहाँ पर आप पहले देखते होंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ये सब का कहीं बात नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या है कि इन दोनों से रिकमेंडेशन लिया गया। किस चीज़ के लिए? तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब रदर ऐसे कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिकमेंडेशन कहाँ? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स ले गया। एक बात और हुआ कि फिर जो प्रोविंशियल, अब आप याद देखिएगा, ये प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ? तो इसके लिए क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट इसके लिए क्या हुआ?
कि हम लोग ना लोकल गवर्नमेंट से हम लोग ने यहाँ से ये करना शुरू, रिकमेंडेशन लेना शुरू कर दिए। किससे? लोकल गवर्नमेंट से। तो आप लोकल गवर्नमेंट में क्या आ गया? तो लोकल गवर्नमेंट में आप देखिए कि म्यूनिसिपैलिटीज प्लस आप देखिएगा किसे? यूनिवर्सिटीज, आप देखिएगा कि जमींदार, आप देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। तो इन लोगों से आप देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके लिए क्या प्रोविंशियल, अरे प्रोविंशियल मतलब आज का आप समझिए ना कि स्टेट गवर्नमेंट समझ लीजिए, बिहार यूपी का जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल मान लीजिए, और जो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव है तो वो अपना इंडियन गवर्नमेंट मान लीजिए, ठीक है, मोदी सरकार, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए तो क्या कहा गया कि जो जो नॉमिनेशन पहले वायसराय द्वारा हुआ करता था 61 में, उसको अब हटा दिया गया। तो हम लोग क्या किए कि अब 92 में यही करके हम लोग नॉमिनेशन ना करके तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों से रिकमेंडेशन लेकर तब बनाया गया क्या? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों को लेकर आया गया। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कहाँ से आ गया? तो फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो कि वायसराय ही पहले ये करते थे, तो अब उसको छोड़कर हम लोकल गवर्नमेंट से वहाँ पर मतलब ये करना शुरू कर दिए कि लोकल लोगों से वहाँ पर मतलब रिकमेंडेशन लेना शुरू कर दिया। तो जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, जमींदार हो गए, तो ये लोग अब बोलते थे कि कौन कौन जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। तो ये अब पहला तो ये बात था। दूसरा, पहले देखे थे 3 ही लोग था, आपको याद हो तो महाराजा पटियाला और वो राजा बनारस और सर दिनकर राव। तो अब इसमें क्या कर दिया गया कि उसको मतलब बढ़ा दिया गया, लगभग 16 कर दिया गया। तो नंबर भी बढ़ा दिया गया, रिकमेंडेशन भी मतलब ऐसा करके उसको भी मतलब पूरा थोड़ा सा वाइडन कर दिया गया। अब एक है ना, इसका काम भी आपको हम बोले थे, काम भी बढ़ा दिया गया। बजट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्लस आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आप उन लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मतलब ये तीनों चीज़ जो हम करते हैं ना, तो उसी को क्या कर दिया गया, इसमें बढ़ा दिया गया। तो अब जो लोग इससे चुन कर आए थे ना, तो एकदम मतलब अलगे ही उस ताव में रहते थे कि हम तो भाई इलेक्शन से चुन के आए हैं क्या, सीरियसली। हाँ, तो ये लोग बोले कि हम इलेक्शन से चुन के आए हैं। तो फिर दूसरा बोले कि यार इलेक्शन से तो चुन के नहीं आए हो, रिकमेंडेशन पे आए हो। तुम आए हो क्या? रिकमेंडेशन से। तो बोला देखिए पूरी तरह तो इलेक्शन से नहीं चुन कर आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा तो मतलब इलेक्टोरेट नेचर लग रहा है कि नहीं? तो बोला हाँ इलेक्टोरेट नेचर तो है। आप मतलब आप इलेक्शन से तो चुन के आए हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं आए हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से, तो इन आप कहेगा कि इन डायरेक्ट इलेक्टोरेट। तो ये बोला गया कि इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट एलिमेंट तो आपको दिखा कि नहीं मेरे चुनाव में? ये जो इलेक्टर के जो मेंबर जो आए थे वो बोले कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट एलिमेंट दिखा कि नहीं? बोला हाँ वो तो दिखा है भाई, आप इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट एलिमेंट तो आपने दिखा है, लेकिन वो भी लिमिटेड ही रहा है। क्या रिकमेंडेशन से आके वो क्या है, लिमिटेड ही रहा है। तो आप देखेंगे कि इस वाले में इलेक्शन वर्ड तो नहीं यूज किया गया, आप डायरेक्ट इलेक्शन कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कहने में कोई बुराई नहीं होगा कि लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट एलिमेंट इसमें था। तो यहाँ तक जो है ना आप 1992 को ले सकते हैं। अब जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोग जाते हैं कहाँ पर? तो ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909, तो उस पर जाते हैं। आप थोड़ा सा अगर देना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, अब ये हो गया। तब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और बात करते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट अब हम लोग किस पर बात करते हैं? तो 1909 पर बात करते हैं। क्योंकि अब देखिए आप ना बहुत स्ट्रॉन्गर जो है ना, ये तो बना ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत स्ट्रॉन्गर तो आप बना ही दिए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप देखते हैं अब क्या होता है 1909 में। तो 1909 आते ही आपको ना एक बात जो है कि जैसे ना 1813 आते ही 1 लाख रुपए वाला ध्यान में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो बात याद आ ही जाता होगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था क्या। हाँ, इसमें ना एक बात तो आपको याद आता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये मॉर्ले कौन थे, पहले वो बात हम लोग कर लेंगे। तो ये मॉर्ले कौन थे? तो ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये थे हमारे मॉर्ले। मिंटो कौन थे? तो ये थे कौन, नॉन अदर देन वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो एक बात इसको बोल देते हैं कि इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये कॉम्युनल इलेक्टोरेट इसमें मिला था, ठीक है ना। तो ये क्या था, कॉम्युनल इलेक्टोरेट। और
इसीलिए इसको फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट किसको बोल दिया गया था, तो लॉर्ड मिंटो को बोल दिया गया था। तो ये तीन चीज़ें ना, ये तीन चीज़ें आप देखेंगे तो ये सबको ऐसा करके याद रहता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना फर्स्ट टाइम जो है ना, क्या, हाँ, फर्स्ट टाइम वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को लेकर आया गया। क्या, हाँ, इंडियंस को, मतलब इंडियन को लेकर आया गया, ठीक है ना, सत्येंद्र प्रसाद जी को। सत्येंद्र प्रसाद शायद सिन्हा जी थे, ठीक है ना। तो सत्येंद्र प्रसाद, ये देख लीजिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, लेकर आया गया। ये एज अ लॉ मेंबर, हाँ, लॉ मेंबर, ये कहाँ पर आए थे, तो ये मतलब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन फर्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर। तो ये भी वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो आपको 1909 वाला में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला में ये सब हो गया था। ये सब हम लोग कर लिए थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप पहले तो बताए थे क्या कि जो है कि उसका नंबर जो है कि यहाँ पर बढ़ गया था। आप जैसे 58 से लेके जब हम 92 वाला में गए थे, बोले थे कि नंबर बढ़ गया था, प्रोविंस में भी नंबर बढ़ गया था और इसमें भी नंबर बढ़ गया था। तो यहाँ पर नंबर वाला में कुछ बदलाव हुआ, अरे नंबर तो बहुत ज़्यादा एक बार बढ़ गया। आप देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसमें पहले 16 था, तो 16 से कितना हो गया, डायरेक्ट 60 हो गया। तो क्या आप जो बता रहे हैं कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है, क्या, हाँ, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है, तो क्या अभी भी ये नॉन ऑफिशियल मेंबर कम ही रहा ऑफिशियल मेंबर से? तो बोला गया कि हाँ, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है ना, अभी भी कम ही रहा। अभी भी क्या है कि ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, अभी भी क्या रहे, ये कम रहे किससे, तो ये ऑफिशियल मेंबर से। देखिए ये इसलिए हुआ था ना कि मतलब अभी भी जो वायसराय है ना, वो अपना जो है ना कंट्रोल बना के ही रखना चाहते थे, इसीलिए जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो कम ही रहा ऑफिशियल मेंबर से। अब इसमें हो गया कि आप क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकते हैं, फिर दोबारा भी उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉलो अप क्वेश्चन, ये सब वाला पावर तो मिल गया। लेकिन अगर एक चीज़ आप देखिए कि देखिए जब आप बात कीजिएगा ना, ये तो हम लोग किसका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में नहीं बोले थे पिछले वाला में हम कि मतलब 92 वाला में कि हम जमींदार से, यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, इस सब से पूछ के तब उसमें हम ये करेंगे, ठीक है ना, लोकल म्यूनिसिपैलिटी से। तो अब वही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसमें जो है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर का, ठीक है ना, इसका जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो था ये बढ़ गया किसके से, तो ऑफिशियल मेंबर से। तो यहाँ पर जो है ना, अगर प्रोविंस लेवल पर देखा जाए, तो थोड़ा सा ज़्यादा सुधार हुआ कि यहाँ पर जो हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उसमें मोस्टली इंडियन एंड ऑल, जो आप देख ही रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो पावर जो है थोड़ा ज़्यादा दिया गया, ऑफिशियल मेंबर से उसमें ज़्यादा पावर दिया गया। तो ये हम लोग इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही था। अब मतलब अब आज का लेक्चर है ना, यहीं पर हम लोग बाइंड अप करते हैं। तो क्या तुम आगे नहीं बताओगे ये 1900, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 35, 47, ये नहीं बताओगे? ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आज यहीं पर लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। ये दोनों लेक्चर को ना एक बार, दोनों वीडियो, पिछले वाला और ये वाला वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, सो दैट ना यू विल गेट क्लियरिटी। और उसके बाद हम लोग ये वाला करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा कि एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। बात क्वेश्चन का नहीं है, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से गांधी जी आए, और गांधी जी आएगा ना तो फिर तो गांधी जी आएंगे तो हंगामा ही हो जाएगा। तो वो गांधी जी के बाद वाला जो लेक्चर है, तो दिस इज नॉट ओनली, इट विल बी नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, उसी में इंपॉर्टेंस रहेगा। नहीं, वो इंपॉर्टेंस रहेगा कि आपका, आप देखेंगे कि हिस्ट्री में बिना गांधी जी के कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है बीपीएससी में, और खैर यूपीएससी में भी गांधी जी का तो एक रिलेवेंस तो रहता ही है। तो इसीलिए वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये दोनों वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। लाइक बटन भी दबा दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ।